नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में लगातार चर्चा का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के घमासान को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज भी इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनेताओं के बीच में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जहां बीजेपी मोदी की गारंटी के दम पर आगे बढ़ना चाहती है, 400 पार का मिशन फतेह करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता मोदी की गारंटी को जुमला बता रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी की गारंटी को जुमला बताया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी। देश में सच्चाई सामने आ चुकी है कि सेना हो, नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, इनके सबके नाम का दुरुपयोग करते हुए ही 10 साल से मोदी जी केंद्र में सत्ता में बने हुए हैं। आज ओबीसी की कोई बात करता है तो देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं और सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था कि मैं गरीब ओबीसी, चाय बेचने वाला, चाय वाले कोई नहीं बक्सा भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो। पुलवामा, सेना के ये कर देंगे, हमने अधिकार दे दिए हैं, पहले बोल नहीं सकता था सेना का सैनिक, अब बोलने लग गया है। कहां कहां भाषण सुन रहे हैं सेनाओं के, हमने तो नहीं देखा। पहले भी वही हमारी सेना देश की एकता और अखंडता के लिए, स्वाभिमान के लिए काम करती थी, आज भी करती है। पहले भी सेना ने वो काम किए, छक्के छुड़ाए हैं विरोधियों के। तो आज तो कुछ इन्होंने किया है कि देश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसकी बात नहीं करेंगे। एक न्यूज चला देंगे, प्लांट करवा देंगे, ये हो गया पाकिस्तान में, ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं। सब कुछ देश के प्रधानमंत्री नहीं करते। हर अंग का, हर वर्ग का, हर संवैधानिक संस्था का अपना अपना रोल होता है और वो कानून के दायरे में रह करके, अपना कानून में रह करके वो काम करती है और वो करती है। लेकिन उनकी आदत बन गई है कि हर चीज में माइलेज ले, हर चीज में माइलेज ले और उसको वोटों में तब्दील करो। तो आपने सुना, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर दौरे पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने। हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महीने और वर्षों की बात नहीं, वो बात यदि करते हैं तो दशकों की करते हैं, सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि दूर की होती है। और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी, जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर ना हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर ना हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बढ़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो, या 3 तलाक का। लोकसभा चुनाव का प्रचार परवान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से पंकज शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा पंकज जी आपसे,
गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की जुमलेबाजी है जिसमें जनता नहीं आने वाली है। तो वहीं राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो मैनिफेस्टो में हमने कहा वो हमने करके दिखाया है। तो यहां पर जुमलेबाजी कौन कर रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है जी राजनाथ सिंह जी ने आज राजस्थान के पट में अपनी बात कही है वो कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि जो 2014 में वो सरकार में आए थे कुछ वादों के साथ आए थे, और 2014 में जब सरकार में आए थे तो क्या वादे उन्होंने किए थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, तो उस हिसाब से आज 20 करोड़ लोगों को नौकरियाँ दे देनी चाहिए थी। उस समय 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, वो उसको सस्ता करने की बात कर रहे थे, जो आज 1200 रुपये सिलेंडर हो गया है। डॉलर की रेट की वो बात करते थे कि उसे कम कर देंगे, उस पर बात करने, काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, गंगा की सफाई करने की बात कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। ऐसे हजारों उन्होंने वायदे किए जो जनता से उन्होंने कंप्लीट नहीं किए। उन वायदों का आज हिसाब देने की बजाय वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे से लोगों को लड़ाने की बात कर राजनीति कर रहे हैं। और जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस ने देखिए पिछले कुछ सालों में लगातार 2 यात्राएं पूरे देश में निकाली हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निकाली है, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पूरी कंप्लीट की है। उस यात्रा के माध्यम से जो फीडबैक पार्टी को मिला, उस फीडबैक के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो असमानता इस देश में है, उस खाई को पाटने का काम कांग्रेस पार्टी अपने न्यायपत्र के द्वारा, अपनी जो गारंटियां उन्होंने दी है उसके द्वारा पाटने का काम करेगी। आप देखिए कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी है, 5 गारंटियों में किसान, युवा, छात्र, महिला, सबका ध्यान रखने का काम हमारी पार्टी ने किया। बात से मैं सहमत हूं, मान लेता हूं आपके नेता यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और जिन रास्तों से वो गुजर करके आए वहां पे स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से चला गया, राजस्थान आपके हाथ से चला गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से निकाली है। तो इस न्याय यात्रा से क्या आपको उम्मीद लगती है? देखिए डेफिनेटली जो ये न्याय यात्रा जिन मन को लेके था वो ये था कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता इस समय देश में फैली हुई, इस असमानता को समझ के लोगों का फीडबैक लेके जो जनता क्या चाहती है, जनता सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करना चाहती है, जनता चाहती है कि उनके आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति का काम हो, और ये काम कांग्रेस पार्टी ने समझने का काम किया। और आपने देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां, उस 5 गारंटियों में 25 गारंटियां हम लोगों ने और रखी है। वो गारंटियां पूरे देश का जो फीडबैक मिला, जो सजेशंस मिले, जो सुझाव मिले, उनको क्रक्स है, उनका समराइज है, और उन गारंटियों को लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे। देखिए कांग्रेस का विजन बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहती है देश को, और उस डेवलप कंट्री बनाने के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति उसको किस तरीके से विकास के मुद्दों से जोड़ा जाए, विकास कैसे उसका किया जाए, वो हमारी प्राथमिकता में है। हम किसी भी तरीके से लड़ाने का काम नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी के राज में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, लोग रोज बहनें, बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध बढ़े। बेरोजगारी की दर आप लोग देख लीजिए, जिस सरकार में इन्होंने जो 2014 में सरकार में आए थे, कह रहे थे कि हम लोग बेरोजगारी दर को कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सारे वादे इनके हवा हवाई हो गए, सारे वादे इन्होंने झूठ किए, जनता के किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की, जनता के किसी मुद्दे को पूरा नहीं किया, तो ये जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल मान लेते हैं पंकज जी आपकी बात। आपने कहा 2014 में सत्ता में आए थे और इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे इन्होंने नहीं निभाए, तो 2019 में फिर कैसे पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गए? डेफिनेटली देखिए एक बार इनको जनता ने वापस मौका दे दिया कि चलो शायद इनको टाइम लग रहा होगा कि किसी तरीके से वादे पूर्ण कर देंगे, लेकिन मैं तो आपके सामने सबूतों के साथ, और जो वायदे इन्होंने किए थे उनके सारे पब्लिक डोमेन में वायदे मौजूद हैं। इन्होंने जब 400 रुपए का सिलेंडर 2014 में हुआ था तो इन्होंने कहा था कि इसको भी कम कर देंगे, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। आप पेट्रोल डीजल की रेट्स की देख लीजिए, 300% से ज्यादा इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। उसके बाद में भी कई कंपनियों ने 300% से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। आप देखिए उसके बाद भी ये रेट कम नहीं कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा होता, गंगा की सफाई करने का वायदा होता, सारे वायदे झूठ किए इन्होंने। रिजर्व बैंक में आप अधिकारी रहे हैं, राज्यसभा सांसद आप रहे हैं, बड़ा अनुभव है आपका, तो क्या कहेंगे ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है, एक और जहां आप कह रहे हैं कि 370 हमने हटा दी, लेकिन ये कहते हैं कि 370 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे तो एंड टू एंड जो लास्ट पंक्ति पर, अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे बेनिफिट हो, उसकी सोच आप लोगों के पास में नहीं है। जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी जो सपने जनता को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सपने आपके पास में नहीं है, वो विजन आपके पास में नहीं है। मैं आपको तिवाड़ी जी
इनकी जिस तरह की ये मुझे हास्यास्पद बातें लगती है कि इनका जो कार्यकाल 2014 के पहले रहा, देश के अंदर निराशा थी, हताशा थी। युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे देश की इकोनॉमी को देखें कि आर्थिक दृष्टि से भारत कहाँ था, बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी फेल हो चुकी थी और हालात ये थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। लेकिन पिछले 10 वर्ष के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सुदृढ़ नेतृत्व के जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उसका परिणाम है कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और बहुमत अच्छा मिला। उसके बाद में जो कार्य है 2019 के अंदर हमने उससे भी अधिक सीटें 303 भाजपा ने अकेले ने ली और मिल करके एनडीए को देखे 353 ली। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको मनीष जी कि 2024 के अंदर भी हम 400 पार करेंगे और बीजेपी 370 होगी। उसका कारण यह है कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को महत्व दिया गया, विकास को केंद्र बिंदु बताया ही नहीं गया, कार्य किए गए। अभी पंकज जी बता रहे थे कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि गरीब कल्याण के अंतिम छोर की बात करने वालों ने 60 वर्ष शासन करने के बाद में भी गरीब को मुख्यधारा से हटा दिया था और भ्रष्टाचार के लिए वो काल कल्पित हो गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने आते ही भ्रष्टाचार पर आक्रमण किया, एसआईटी का गठन किया, बेनामी संपत्ति का बनाया जाना, भगोड़ा कानून का बनाना, इरेगुलेटरी डिपॉजिट्स को बंद करना, चिट फंड को किया। और आपने देखा कि 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोल के डीबीटी के माध्यम से जो इनके शासन में 15 पैसे पब्लिक को जाता था, इनके 85 पैसे दलाल और बिचौलियों में जाता था, वो आज 100% जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इनके खाते में क्या 34 लाख करोड़ करीब योजनाओं का पैसा गरीबों के खाते में सीधा गया है। ये क्या हमारे लिए बहुत छोटी बात है? मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी, आपके कागजी घोड़े जिन्होंने पहले भी वादे किए थे, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी, लोकसभा के दौरान भी इन्होंने क्या वादे किए, मैं ये कह सकता हूं कि क्या हमारा घोषणा पत्र और संकल्प पत्र होता है। हमने पहले भी कहा था धारा 370, जिसको ये कह रहे थे कि धारा 370 एक सामान्य ऑर्डर था, लेकिन हिंदुस्तान का एक जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने अलग सा स्टेट कर रखा था कि हिंदुस्तान का वो अंग नहीं है। 370 का एक सामान्य ऑर्डर जो परमानेंट 3 परिवारों के लिए उसको दिया गया। बिल्कुल 5 अगस्त 2019 को धारा 370 भी हटाया और 500 वर्ष का जिस तरह का संघर्ष था सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। जिस कांग्रेस ने रामलला को नकारा हो, सनातन संस्कृति को नकारा हो, और ये महिलाओं के, युवाओं की कहते हैं कि राजस्थान का उदाहरण आपने देखा, 2 लाख करीब दुष्कर्म के और अपराध के केस हुए, महिलाओं के अपराधीकरण के केस मान लो, 70 लाख युवाओं के साथ में आपने इंजस्टिस किया, पेपर लीक हुए, किसानों का कर्ज माफी तो नहीं किया, लेकिन 19,400 राजस्थान में हुआ। मैं कहता हूं कि जिस तरह का आपका कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज हुआ है, जिसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट अच्छे आए उसके ये कि जनता ने मानस बना लिया है। 140 करोड़ जनता और उसके साथ में जो मतदाता 96 करोड़ करीब है, उनने मानस बना लिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे और भाजपा और एनडीए मिलकर 400 से पार होगी। बिल्कुल मान लेते रामकुमार जी, आपने कहा, लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि ओबीसी की बात करते हैं तो पीएम मोदी चुप्पी साध लेते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो उनकी कोई कल्याणकारी जो योजना है उनके बारे में बातचीत नहीं की जाती है। ये तमाम जो आरोप कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जो दल हैं वो लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं कहता हूं पंकज जी को बताना चाहता हूं कि ओबीसी के लिए इन्होंने कितना किया काले करके, और मंडल आयोग की रिकमेंडेशन को इन्होंने माना। ओबीसी के जो कमीशन था उसको वैधानिक दर्जा किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जिन्होंने ओबीसी के कमीशन को वैधानिक दर्जा भी दिया गया। और ओबीसी के आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बना, वो गरीब माँ का नहीं है तो किसका है? यहाँ पर इनके निश्चित है जो सोने और चांदी की चम्मच लेने के नेतृत्वहीन इसलिए हो गए कि उन्हीं को इनके एक परिवार की पार्टी हो गई है, जिसको ये कह दे RSVP पार्टी कह सकते हैं हम तो, कि उस तरह सिमट कर रह गई है। हिंदुस्तान ने, लोगों ने उसको सिमट कर रख दी गई है। इनको एक परिवार दिखता है, एक वंश दिखता है, 4 जो परिवार के सदस्य वो दिखते हैं, जिसके कारण से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो विकास का मुद्दा करता है। ये जातिवाद, संतुष्टिकरण पर आधार पर चले
और देश में उन्होंने जातिवाद का जो विष फैलाया, जिस तरह का तुष्टीकरण का किया, उसके रिजल्ट भुगतने पर है। आज देश ने इनको नकार दिया गया। आपने देखा भगदड़ मच रही है, इनके जो संवेदनशील कुछ लोग थे उनका सम्मान और स्वाभिमान नहीं रहा। तो आज इनके बड़े बड़े नेता आज इनको खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं है। आपने देखा राजस्थान की हालत, नहीं पूरे राजस्थान की नहीं भारत के अंदर इनके किस तरह से उम्मीदवारों को बदला जाता है, भग जाते हैं। अभी तो है राजस्थान के देखोगी बांसवाड़ा और बागडोगरा के अंदर क्या हो रहा है, इनका गठबंधन किस तरह का है। गठबंधन है कि विश्वसनीयता, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता न केवल देश में लेकिन विश्व में है, उसका रिजल्ट है और वो 2024 में हमारा परिणाम हमारे अनुसार आने वाला है। बिल्कुल, आप कुमार वर्मा जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों को साधने का काम किया है, सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने केवल एक परिवार की पार्टी बनाकर रख दी, जिससे कि पार्टी का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। पंकज जी क्या कहेंगे? देखिए, जो राम कुमार जी ने कुछ सवाल उठाए, उन सवालों के मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनके लोगों को टिकट दिया, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राम कुमार जी को शायद पता नहीं है कि पंजाब हरियाणा में इन्होंने लगभग 60% कांग्रेसी कैंडिडेट्स को ही अपना कैंडिडेट बना लिया है, लगभग उनको टिकट दिया है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात पार्टी छोड़ के गए होंगे, पार्टी ज्वाइन कर ली। 60% कांग्रेस ही उनमें जिनको टिकट दिया है, तो इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। अगर ये कहते हैं कि 10 साल में इन्होंने खूब काम किया, तब तक तो कैंडिडेट तैयार हो जाने चाहिए, इनका तो कैंडिडेट नहीं है। पहली बात, राजस्थान में आपके मंत्री छोड़ करके चले गए, हमारा एक मंत्री चला गया, तो इनके तो सीटिंग एमपी, इनके तो सीटिंग मंत्री गए, इनके तो अरे सर, जो हार चुके, जिनका कोई वक्त नहीं था, जिनको जनता ने नकार दिया, उन लोगों को इन्होंने लिया है। और हमारे पास जो इनकी पार्टी से आए वो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो सांसद थे वर्तमान में, उन सांसदों ने ज्वाइन किया है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार की बात ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे अजीत पवार जिन्होंने 40,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, उनको इन्होंने ले लिया। अशोक चौहान की ये बात करते थे, उनको इन्होंने ले लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात ये करते थे, उनको इन्होंने ले लिया। के अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। इस बात को एडमिट करते हैं क्या? क्या चलिए ठीक है, वो भ्रष्टाचारी थे, उनको इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने आरोप लगाए थे ना, इन्होंने आरोप लगाए थे, इन्होंने आरोप लगाए थे, मतलब केवल आरोप लगाने कर रहे थे। आप ये बात मानते हैं कि इन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप लेने के बाद इन्होंने विभिन्न बातें, मैं मान लेता हूं इनके आरोप झूठे हैं, लेकिन आप इस बात को आरोप झूठे हैं नहीं है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए कि जिनको, मेरी बात सुनिए, जिनको ये पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, आप देखिए प्रफुल्ल पटेल पे एयर इंडिया में घोटाले का इन्होंने आरोप लगाया, जांच बिठाई, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली कि सारे आरोप से बरी वो हो चुके। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करने में फर्क है। इसका मतलब आरोप से बरी हो गए। दूसरी बात, जो वादों के साथ ये 2014 में सरकार में आए, इन वादों को इन्होंने पूर्ण करने का काम नहीं किया। आप देखिए आज जनता के बीच में मोदी जी जा रहे हैं, कभी बात करते हैं मुस्लिम लीग की, कभी बात करते हैं रामनवमी की बात करते हैं, कभी राम मंदिर की बात करते हैं। राम हमारे लिए भी पूजनीय है, इस देश के लिए, सब हर नागरिक के लिए पूजनीय है, लेकिन जब बात चुनावों की आती है तो जनता के मुद्दे प्राथमिकता पे होने चाहिए। जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये सब मुद्दे प्राथमिकता पे होने चाहिए। आप देखिए स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या किया, जो 25 लाख का बीमा हम लोग प्रोवाइड करवाते थे चिरंजीवी बीमा में, इन्होंने उसकी राशि घटा के 5 लाख कर दी। तो ये जिस तरीके से केवल विकास के बात ही नहीं करना चाहते, विकास के मुद्दों को गौण रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। और ये देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी के लिए विकास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए कि लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, महानरेगा में दिया। महानरेगा में हम लोग 400 रुपए उनकी श्रमिक की वो आय कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे होने चाहिए, आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब, महिला, छात्र, विद्यार्थी, सबके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है। आप कर्ज की बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने 14,000 करोड़ का 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आपने क्या किया? आपके राज्य में 700 से ज्यादा किसान दिल्ली की सड़कों पे शहीद हो गए। आप लोगों ने किसानों से बात करने की भी कोशिश की। आज भी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। एमएसपी की रेट बढ़ाने की बात थी, आज किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से लागू करने की बात थी। आप लोगों ने किसी सिफारिश को माना नहीं, किसी बात को किया नहीं है। अब जवाब तो ले लीजिए, आपने जो आरोप लगाए एक एक करके सिलसिलेवार जवाब ले लेते हैं। जी सर बताएं। तिवारी जी, पंकज जी का क्या हो कि अब इनकी मजबूरी है, और जिस तरह की इनकी हताशा, और मैं कहूं कि इनके बड़े बड़े लीडरों का मानसिक संतुलन भी खो गया है। सच्चाई सामने है, वो नहीं दिखाई देती। इन्होंने आरोप लगाया विकास की बात नहीं करते। विकास की मैं कहता हूं कि क्या विकास के नाम पर आपके जमाने में 20 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर हुआ, आज 40,000 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ?
रेलवे के अंदर विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट आप सुनो पहले। इंटरनेशनल लेवल के आज स्टेशन बन रहे हैं, आप द्रुत गति से ट्रेनें भग रही है। आपने एयरवेज की बात करी कि हमारे एयरपोर्ट कितने हो गए हैं, IIT कितने हो गए, एम्स कितने हुए हैं। आप देखो कि ये विकास नहीं तो क्या है। आज एक्सप्रेस हाईवे, और आज ही आपने देखा कि वहां पर जिस तरह का हवाई पट्टी के अंदर हमारे फाइटर भी उतर रहे हैं, ये विकास नहीं तो आपको विकास नहीं दिखता है। और राजस्थान, और आपको देखो अर्थव्यवस्था के अंदर आपने 11वें नंबर पर छोड़ा था तिवारी जी, 11वें नंबर से आज देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। ये विकास नहीं है तो क्या है? आपने डबल डिजिट पे महंगाई इन्फ्लेशन रेट छोड़ा था, आज सिंगल डिजिट में है, वो भी अंडर कंट्रोल है। और आप देख रहे हैं कि गरीबी को दूर हटाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी सी रेखा से उठाया। आपने देखा कि आपके समय में सोचा भी था कभी कि आपने 80 करोड़ लोगों को हम वो कोविड-19 होने के बाद में इतनी मुसीबतों के बाद में भी आज भी 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत में राशन दिया जा रहा है। साथ साथ में 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन और 18,000 उस गांवों के अंदर जिनके अंदर आपके जमाने के अंदर बिजली नहीं गई थी उनको बिजली भी मिली है। 55 करोड़ करीब लोगों को, परिवारों को, उनको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। किसानों की बात, MSP में आपके बारे में सोचा? MSP हमने बढ़ाई, खरीफ की और रबी की फसल भी, और अभी भी आपने देखा गेहूं की जो MSP उसके साथ। पंकज जी अब आप मेरे को बोलने दीजिए, क्योंकि आप अपनी बात कंप्लीट नहीं करेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए ये लोग सरेआम एक मिनट का समय राम कुमार जी आपका, 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर पंकज जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि और अभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपके समय में सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन आपने की क्या? कितने जुमले थे? आपके रक्षा जैकेट जो है उनके कवच है वो नहीं थे। आज हमारी स्थिति यह है कि हम रक्षा के मामले के अंदर निर्यात तक करने लगे हैं, स्वदेशी हमारे उत्पादन हो रहा है। आज मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या स्थिति है, हमारे विश्व के अंदर एक छाप हुई है। तो मैं समझता हूं कि विकास के नाम पर तो आपको जीरो था, लेकिन आपने जिस तरह का भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार किया था, उसका रिजल्ट यह है कि आपको 2014 में भी भुगतना पड़ा, 2019 में भुगतना पड़ा, और आप फिर भी अपनी उस झूठ से उससे नहीं आ रहे कि आप कागजी घोड़े डोलाना चाहते हो, जनता को भ्रमित करना चाहते हो, भटकाना चाहते हो। ये राजस्थान की जनता ही नहीं, विश्व हमारे भारत की जनता समझ गई है। आपके लटकाने भटकाने से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता इसलिए है कि धरातल पर कार्य होते हैं, कार्य योजना परिणाम स्वरूप होता है, और उसका रिजल्ट है जनता दे रही है और देगी। देखिए मुझे लगता है मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं इनसे आग्रह करूंगा कि मेरी बात को बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए मैंने नहीं किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने 27-28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आप तो गूगल कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट्स गूगल पे पड़ी हुई है। 25 करोड़, सुनिए मेरी बात सुनिए, 27 करोड़ लोगों को मनमोहन जी सरकार के अंदर गरीबी रेखा से बाहर आए थे। पहला तो इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला। ये लोग तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं टाइम का, और उस 80 करोड़ लोगों में कितने लोग गरीब हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जो ये झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। भ्रष्टाचार में देश की रैंकिंग क्या आई है 2014 से 24 के अंदर, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितना नीचे हम लोग आ चुके हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से पीछे हैं। तो ऐसे झूठे हवाई हालत हो गई थी। वादे करने से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंभीरता के साथ देश के जो मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए। देश के लिए गंभीरता के मुद्दे क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी, ये सब गंभीर मुद्दे हैं। आप कब बात करेंगे? आपने शिक्षा में भी अनुदान कैंसिल कर दिया। सुन लीजिए, शिक्षा में अनुदान कैंसिल कर दिया। रोजगार की स्थिति पूरे देश को पता है कि रोजगार के जो वादे आप लोगों ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। सिर्फ 7 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है। इस देश में आपने इतनी नफरत फैलाते हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर में हमने हमारी बहन बेटियों को देखा है किस तरीके से करके उनको दौड़ाया गया है। तो किस तरीके से आप लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी फैल हो चुके हैं, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। लेह लद्दाख का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा है। लगातार वहां जो सोनम वांगचुक है लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन देश में कोई बोलने को तैयार नहीं। हम सबको ये देखना पड़ेगा कि देश के गंभीर मुद्दे हैं उन पर ये देश बात क्यों नहीं करता। चाइना स्नेह हमारे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, गांव बसाते जा रहा है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान नहीं निकलती। कहीं ना कहीं जो लगातार उनकी कथनियों करने में फर्क है वो हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं आपसे फिर आपके माध्यम से देश की जनता से आग्रह करता हूं कि आप देखिए ये सरकार केवल देश को लूटने का काम करिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने लोगों से चंदा लिया, डराकर चंदा लिया, एक्सटॉर्शन मनी ली। पंकज जी समय की सीमा है, बिल्कुल काम किया है। तो ये कहीं ना समय की सीमा है, यहाँ पर रोकना पड़ेगा आपको। समय की सीमा है, बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, समय की सीमा है, आप लोगों को यहां पर रोकना पड़ेगा। आप लोग यहां पर पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं रामकुमार जी वर्मा भाजपा प्रवक्ता, पूर्व राज्यसभा सांसद, आप लोगों ने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि चुनावी मैदान में आप लोगों के ये आरोप प्रत्यारोप जाएं और आप लोगों को जनता 4 जून को क्या सरप्राइज देती है उसका इंतजार रहेगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।